हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू देयर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आरके साइंस क्लास। दोस्तों, ये जो लेक्चर है वो 12th बायो के लिए है और हमारा जो चैप्टर नंबर चल रहा है 3 ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि हम अध्ययन कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और इसमें भी हम अध्ययन कर रहे हैं सहायक जनन अंग की, यानी कि मादा जनन तंत्र में हमने सबसे पहले प्राथमिक जनन अंगों के बारे में बात की थी जो कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने सेकंड हेडिंग हमारी स्टार्ट की थी सहायक जनन अंग। उसमें पिछले लेक्चर में हमने किसके बारे में बात की? अंडवाहिनी, ओविडक्ट एंड सेकंड हेडिंग जो हमारी थी वो थी गर्भाशय, यूटेरस। आज के इस वीडियो में किसको शूट करने वाले हैं या क्या पढ़ने वाले हैं? तो हमारे पास 2 हेडिंग अभी सहायक जनन अंगों में बची हुई है। कौन कौन सी? थर्ड इज योनि वेजाइना एंड फोर्थ इज भग वल्व। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ योनि और भग के बारे में, योनि और भग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी सेकंड हेडिंग सहायक जनन अंग, उसमें हमारी आज की है थर्ड हेडिंग, क्या है? योनि वेजाइना। तो थर्ड हेडिंग है योनि वेजाइना, योनि वेजाइना। अब देखिए, हमने अभी तक क्या बात की थी कि ये क्या है? गर्भाशय है। क्या है हमारे पास? गर्भाशय है। यहां पर कीप पाई जाएगी और यहां पर क्या होते हैं? अंडाशय होते हैं। और जो अंडाशय होते हैं वो 3 भित्तियों के द्वारा, ये चीज मैंने शायद कल नहीं बताई थी कि जो हमारा जो गर्भाशय है, मादाओं में जो गर्भाशय पाया जाता है, ये गर्भाशय क्या होता है? 3 भित्तियों द्वारा किससे जुड़ा होता है? हमारी, यानी कि ये पहली बात तो कहाँ पाई जाती है? श्रोणी भाग में। यानी कि श्रोणी भाग में बोले तो हम क्या कहेंगे? उदर गुहा में। तो उदर गुहा की पृष्ठ भित्ति से गर्भाशय 3 मजबूत स्नायु यानी कि लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा होता है। 3 मजबूत यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? बंधन पाए जाएंगे। किस किस के बीच? गर्भाशय और किसके बीच में? उदर गुहा के बीच में। तो अब हमने गर्भाशय के बारे में अध्ययन कर लिया था, गर्भाशय के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था और हमने बात की थी कि गर्भाशय के आगे कौन आती है? योनि आती है। इसे हमने कहा था गर्भाशय ग्रीवा। क्या कहा था हमने? इसे गर्भाशय ग्रीवा कहा था। और गर्भाशय ग्रीवा के अंदर का जो भी पार्ट है, जो गुहा है, इसको भी हमने नाम दिया था। क्या नाम दिया था इसको? गर्भाशय ग्रीवा के अंदर की जो गुहा पाई जाती है, इसको हमने नाम दिया था ग्रीवा नाल, ग्रीवा नाल। और हमने कहा था कि ग्रीवा नाल और योनि, ग्रीवा नाल और योनि मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो ये दोनों मिलकर नाम जो है जन्म नाल, वर्थ कैनाल का निर्माण करते हैं। यहां तक की बात हमने कर ली थी। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। क्या है? योनि। तो देखिए, ग्रीवा नाल या गर्भाशय ग्रीवा आगे जाकर किसमें खुलती है? योनि में खुलती है। गर्भाशय ग्रीवा या क्या कहते हैं इसके? ग्रीवा नाल आगे जाकर किसमें खुलती है? योनि, योनि में खुलती है। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि गर्भाशय, जो गर्भाशय ग्रीवा है या ग्रीवा नाल है, वह आगे की ओर विभाजित होकर आगे की ओर एक सकली नाल का निर्माण करती है, जिसे योनि कहते हैं। किसके द्वारा निर्माण किया? तो गर्भाशय ग्रीवा या ग्रीवा नाल के द्वारा निर्माण किया जाता है। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा? इसमें लिखूंगा कि गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा उभर कर, गर्भाशय ग्रीवा आगे चलकर यानी कि उभर कर एक लचीली पेशीय एवं झिल्लीनुमा जो गर्भाशय ग्रीवा है, यह गर्भाशय ग्रीवा आगे जाकर थोड़ी सी उभरी हुई क्या बनाती है? संरचना बनाती है, जो लचीली होगी। इसमें पेशियां पाई जाएंगी, यानी कि लचीली पेशीय एवं झिल्लीनुमा नली का रूपी संरचना होती है, यानी कि खोखली होगी, नली के समान होगी। नली का रूपी संरचना का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? नलिका रूपी संरचना का निर्माण करती है, यानी कि ये भी एक नाल या नली के समान होती है, जिसे
योनि कहते हैं, कॉल्स, जिसे योनि कहा जाता है। तो योनि का निर्माण वास्तव में किससे हुआ है? गर्भाशय ग्रीवा से हुआ है। यानी कि गर्भाशय ग्रीवा आगे चलकर किसका निर्माण करेगी? योनि का निर्माण करेगी। और योनि की विशेषता की हम बात करें तो ये लचीली होती है, ये पेशीय होती है, ये कैसी होगी? झिल्लीनुमा होगी। कैसी होगी? झिल्लीनुमा और नलिका रूपी। तो लचीली, पेशीय, झिल्लीनुमा एवं नलिका रूपी संरचना का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा किया जाता है। और इसको अब नाम दिया जाता है योनि। क्या नाम दिया जाता है? योनि। इधर का थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, अभी भी छोटा, कोई बात नहीं। तो जिसे योनि नाम दिया गया है। अब जो योनि है यह मूत्राशय से कहाँ स्थित होगी? आगे की ओर स्थित होगी। मूत्राशय से आगे की ओर, या फिर मैं कह दूं कि यह यानी कि योनि मूत्राशय के कहाँ पर होगी? आगे की ओर, या कह दें नीचे की ओर। यह मूत्राशय के नीचे की ओर स्थित होती है। कहाँ स्थित होगी? मूत्राशय के नीचे की ओर। यानी कि यहाँ पर मान लो मूत्राशय हमारा स्थित है, यहाँ से मूत्र मार्ग आएगा और ये कहाँ पर खुलता है? तो यह भग वाले भाग में खुलेगा। कहाँ खुलेगा? भग वाले भाग में खुलेगा। तो यहाँ पर योनि तो यहाँ पर ओपन होगी, जबकि जो मूत्र मार्ग है वो यहाँ पर ओपन होता है। अभी बात करेंगे इसको, भग क्या है, योनि क्या है, दोनों के बारे में चित्र बनाकर हम डिटेल से समझेंगे। तो यह क्या होता है? मूत्राशय के नीचे की ओर स्थित होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो योनि की भित्ति है, इस योनि की जो भित्ति है इसकी सेल्स क्या करती हैं? कुछ फूड स्टोरेज करती हैं। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन। तो क्या कहा कि योनि की जो भित्ति है, योनि की जो भित्ति की कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं? ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संग्रहण करती हैं। तो क्या लिखेंगे हम? इसकी यानी कि योनि की भित्ति की सेल्स में ग्लाइकोजन का संग्रहण किया जाता है। किसका संग्रहण किया जाता है? तो ग्लाइकोजन का संग्रहण किया जाता है। अब यहां पर देखिए, जो योनि का वातावरण होता है वो होता है अम्लीय, एसिडिक। यहाँ पर क्या पाया जाता है? एनवायरमेंट पाया जाता है। यहाँ का जो वातावरण है वो कैसा होगा? अम्लीय। किसके कारण होता है? तो यहाँ पर कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जिनको कहते हैं लैक्टोबैसिलस। हालांकि 10th में भी आपने पढ़ा है कि योनि में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं। क्या नाम है जीवाणु को? लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। तो उन जीवाणुओं के कारण यहाँ का माध्यम कैसा होगा? अम्लीय माध्यम होगा। कैसा होगा? अम्लीय। और ऐसे भी समझा जा सकता है कि शुक्राणुओं के लिए न्यूट्रल माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन योनि का माध्यम तो कैसा है? अम्लीय है। कैसा माध्यम है यहाँ का? अम्लीय। अब देखिए, जब यहाँ से शुक्राणु आएंगे तो इसकी अम्लता के कारण शुक्राणुओं को मार दिया जाएगा। शुक्राणुओं को मार दिया जाएगा। तो शुक्राणुओं की हेल्प के लिए, शुक्राणु जिंदा रहे इसके लिए वहां पर कौन आता है? वहां से प्रोस्टेट द्रव आता है। हमने बात की थी वीर्य में प्रोस्टेट द्रव होता है। क्या होता है? प्रोस्टेट द्रव। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि होती है, वो काम आती है। ठीक है। तो ये, और तीसरी ग्रंथि है जो है शुक्राशय, है ना। तो ये तीनों ग्रंथियों के जो स्त्राव थे वो कैसे थे? क्षारीय थे। जो क्या करते हैं? वो क्षारीय स्त्राव यहाँ योनि की अम्लीयता को समाप्त करने का काम करते हैं। तो अम्ल और क्षार जैसे ही मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं? उदासीन। ताकि शुक्राणु अब आगे आसानी से आगे गर्भाशय में गति करते हुए कहाँ पहुंचेगा? अंडवाहिनी में। और अंडवाहिनी में पहुंचने के बाद कहाँ पहुंच जाता है? एम्प्यूला में। और इधर से अंडाशय से कौन मुक्त किया जाता है? द्वितीयक oocyte, जब मैं कह दूं अंडाणु, तो इधर से जाता है अंडाणु, इधर से आता है शुक्राणु, और एम्प्यूला वाले भाग में दोनों का मिलन होता है, जिसे निषेचन कहते हैं। फिर निषेचन के बाद, अब निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज बनता है। तो युग्मनज यहाँ से वापस आता है और जो गर्भाशय है उसकी तीसरी भित्ति कौन सी है? एंडोमेट्रियम, उसमें आकर रोपित हो जाता है। और रोपण के बाद 9 महीने तक ये इसी परत में रहता है और उसके भ्रूण की जो भी विकास की क्रियाएं होती हैं वो आगे चलती रहती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? योनि की या योनि का माध्यम या वातावरण लैक्टोबैसिलस, या क्या कह सकता हूं मैं इनको? लैक्टोबैसिलाई। योनि का माध्यम या वातावरण कौन से जीवाणुओं के कारण? लैक्टोबैसिलस या लैक्टोबैसिलाई जीवाणु
जीवाणुओं के कारण क्या होता है, अम्लीय होता है। तो कौन से बैक्टीरियाज के कारण, लैक्टोबैसिलाई या लैक्टोबैसिलस, ये वही जीवाणु है जो दूध में भी दही में भी पाए जाते हैं, मुख्यतः कहाँ, दही में। तो वही जीवाणु है जो मादा की योनि में भी पाए जाते हैं और जिनके कारण अम्लीय होता है यहाँ का माध्यम। अब ये अम्लीय वातावरण भी क्या करता है, यहाँ पर जो अगर यहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो जाए, जो संक्रमण इन्फेक्शन के समय सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ का एसिडिक जो एनवायरनमेंट है ये यहाँ पर इन्फेक्शन से लड़ने के काम आता है। तो इसका काम क्या हो गया अम्लीय वातावरण का, कि जो इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण के समय सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ तक की बात हो चुकी है। अब देखिए, जब योनि भंग के द्वारा बाहर की ओर खुलती है तो याद कीजिए एक चीज, यहाँ पर एक आवरण पाया जाएगा। जैसे आवरण कहाँ होता है, शिश्न मुंड हमने पढ़ा है नर जनन तंत्र में। शिश्न जो शिश्न है उसका पेनिस का अग्रभाग क्या होता है, थोड़ा सा फुला हुआ होता है, जिसे ग्लांस पेनिस कहते हैं। उस पर भी एक स्किन आवरण का क्या पाया जाता है, एक जो त्वचा का आवरण पाया जाता है, जिसे हमने फोर स्किन कहा था, आपको याद होगा। तो फोर स्किन भी क्या है, आच्छद है किस पर, नर जननांग पर। इसी प्रकार से ये क्या है, योनि मादा जननांग के रूप में काम करती है और इस पर भी एक आवरण पाया जाता है। जैसे वहां हमने फोर स्किन कहा था, इसी प्रकार से यहाँ पर हाइमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइमेन, योनि छद। तो क्या लिखेंगे, कहां पर पाया जाएगा, योनि पर। तो योनि पहले तो लिखेंगे बाहर की ओर, योनि बाहर की ओर। हमारा जो चौथा पार्ट है भग, तो योनि बाहर की ओर भग में खुलती है, बल्ब में खुलती है। योनि कहाँ खुलेगी, मादा शरीर से बाहर भग में खुलती है एवं इसके द्वार, अब द्वार को क्या नाम दे सकते हैं हम, योनि द्वार नाम दे सकते हैं, क्योंकि वेजाइना की क्या है, ओपनिंग है। तो योनि बाहर की ओर कहाँ खुलती है, भग में खुलती है। कहाँ पर खुलती है, भग में खुलती है। भग की आगे बात करेंगे। एवं इसके द्वार यानी कि योनि द्वार पर एक पतला आवरण पाया जाता है। यहां पर दिखाई दे रहा होगा, हाँ, एक पतला आवरण पाया जाता है जिसे योनि छद, जिसे क्या नाम दिया गया है, इसे नाम दिया गया है योनि छद, और इसे अंग्रेजी में हाइमेन कहा जाता है, जिसे योनि छद कहा जाता है। अब यहां तक की बात तो क्लियर हो गई होगी कि योनि द्वार के द्वारा भग में खुलती है या शरीर से बाहर खुलती है। इसके द्वारा, योनि द्वार के द्वारा। कहाँ खुलती है, भग वाले भाग में खुलती है। भग के बारे में बात करेंगे, क्या है भग, पहली बार पढ़ रहे होंगे भग के बारे में। लेकिन जहां पर भी ये योनि ओपन होगी बाहर, बॉडी की तरफ, बॉडी से बाहर, तो वहां पर एक पतला आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पतला आवरण पाया जाता है, जिसे योनि छद या हाइमेन कहा जाता है, जो कि प्रथम बार मैथुन क्रिया के दौरान फट जाता है। तो इसी को आगे लिखेंगे, योनि छद कहा जाता है, जो कि प्रथम बार मैथुन या संभोग की क्रिया के दौरान फट जाता है। तो ये हमने अभी तक बात की है योनि के बारे में। किसके बारे में, योनि के बारे में। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें और ये चित्र भी आपको बनाना है, एक बार बनाना है, क्योंकि मादा जनन तंत्र का अभी तक हमने चित्र नहीं बनाया है, तो इसको भी बना लेना है आपको। अब आगे एक और चीज समझिए कि प्रथम बार मैथुन या संभोग की क्रिया के दौरान यह फट जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं, जैसे कि घुड़सवारी। जैसे कि मान लीजिए लड़कियां या गर्ल्स जो हैं वो घुड़सवारी पसंद है उनको, तो घुड़सवारी करने के दौरान, या फिर बहुत ज़्यादा जिम यानी कि व्यायाम, एक्सरसाइज करने के दौरान, साइकिल चलाने के दौरान, या फिर एक टेम्पोन आता है, एक उपकरण है जिसका प्रयोग करने पर भी जो योनि छद है, हाइमेन है, ये फट सकता है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे हालांकि इसके बारे में। तो इसी में एक लाइन और लिख सकता हूँ, थोड़ी सी जगह है नहीं वैसे, अगली लाइन पे लिख देता हूँ। चलिए इसको हटा देते हैं।
तो क्या कहा मैंने, इसको नोट करते हैं। हाइमन अत्यधिक व्यायाम घुड़सवारी, हाइमन अत्यधिक व्यायाम घुड़सवारी, साइकिल चलाने, क्या चलाने, साइकिल चलाने एवं बहुत ज्यादा अगर एथलेटिक काम है तो उसके दौरान भी, तो हाइमन अत्यधिक व्यायाम घुड़सवारी, साइकिल चलाने आदि से भी हट सकता है। तो ये तो है योनि। अब योनि के काम शेष हैं, तो हेडिंग लगाते हैं हम योनि के कार्य। क्या हेडिंग लगाएंगे, योनि के कार्य। हेडिंग लगाएंगे योनि के कार्य। तो बेटा यहां पर योनि के मुख्यतः 3 काम हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो यह मादा जननांग के रूप में कार्य करता है। सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हो गया, मादा जननांग के रूप में। जैसे कि नर में जननांग कौन है, शिश्न है। नर में मुख्य जननांग कौन है, शिश्न है। इसी प्रकार से मादाओं में मुख्य जननांग क्या है, योनि है। तो पहला काम क्या हो गया योनि का, मादा जननांग के रूप में। दूसरा क्या है कि जब प्रसव की क्रिया होती है, यानी कि जो शिशु का पूर्ण विकास हो चुका होता है 9 महीने के अंतर्गत, तो उस शिशु को अब यहाँ से क्या निकाला जाएगा, बाहर निकाला जाएगा, यानी कि प्रसव क्रिया के दौरान। तो हमने लिखा भी था कि जन्म नाल का निर्माण करते हैं। तो दूसरा क्या लिखेंगे, जन्म नाल का निर्माण, या ऐसे कह सकते हैं प्रसव क्रिया में। क्या कह सकते हैं, प्रसव क्रिया में। यानी कि जन्म नाल का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, योनि, और इसमें एक और होती है ग्रीवानाल। तो मादा जननांग के रूप में दूसरा क्या है, जन्मनाल का निर्माण या प्रसव क्रिया में। और तीसरा क्या होता है, मासिक धर्म। अब मासिक धर्म के बहुत सारे नाम हैं। मासिक धर्म कह दो, रजो धर्म कह दो, मासिक धर्म, रजो धर्म, जिसे अंग्रेजी में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमसी कहा जाता है। तो मासिक धर्म या रजो धर्म के स्त्रवण हेतु मार्ग के रूप में, तो मासिक धर्म या रजो धर्म जो है उसके स्त्रवण हेतु, उसमें क्या होती है, उस क्रिया में ब्लीडिंग होती है। तो उस ब्लीडिंग के लिए मार्ग प्रदान करने का काम भी कौन करता है, योनि करती है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट काम है किसके, योनि के। अब हम चलते हैं आज की हमारी 4th हेडिंग। आज की हमारी सेकंड लेकिन जो सहायक जननांग है उसमें 4th हेडिंग क्या है, बल्ब, योनि, योनि नहीं भंग। इसको हटा देते हैं, छाप लिया। चलिए 4th हेडिंग की तरफ हम चलते हैं। आज क्या है, भग, बल्ब या बल्बा। अब देखिए बल्ब क्या है, तो जो भी मादा जननांग है, जो भी मादा जननांग है, यानी कि मादा में बाहर से हमें जो भी जननांग दिखाई देते हैं उन सबको मिलाकर भग कहा जाता है। क्या कहा, मादा में जो भी जननांग हमें बाहर से दिखाई देते हैं उन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है, बल्ब कहा जाता है। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले तो हम, भग क्या है, तो मादाओं के सभी बाह्य जननांगों को, मादाओं के सभी बाह्य जननांगों को सम्मिलित रूप से, सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से भग कहा जाता है। मादाओं में जो भी जननांग, बाह्य जननांग हमें दिखाई दे रहे हैं बाहर से, उन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है, तो आंसर होगा हमारे पास भग। भग में निम्न संरचनाएं, निम्न संरचनाएं शामिल है। तो कौन कौन सी संरचनाएं हैं सर जिनको हम भग में शामिल करते हैं, तो यहां पर 5 संरचनाएं हैं। कितनी संरचनाएं हैं, 5, जिनको मिलाकर क्या कहा जाता है, बल्ब कहा जाता है। कौन कौन सी संरचनाएं हैं, तो इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास है जघन शेल। क्या नाम दिया गया है, जघन सेल, जिसे मॉन्स प्यूबिस कहा जाता है, मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस।
क्या नाम दिया गया? मॉन्स प्यूबिस, या फिर हिंदी याद कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जघन सेल मॉन्स प्यूबिस। इसके बाद बृहद भगोष्ठ, बृहद भगोष्ठ, इसको कहा जाता है लेविया, हिंदी में लिख देते हैं लेविया। और ये बृहद के लिए शब्द यूज किया जाता है मेजोरा, तो क्या नाम बनेगा? लेविया मेजोरा। इसी प्रकार से तीसरा होगा हमारे पास लघु भगोष्ठ। अब इसके लिए क्या होगा? लेविया माइनोरा, लेविया माइनोरा। याद कीजिए, मेजर यानी वैसे भी बड़ा होता है, माइनर यानी क्या होता है? छोटा। तो माइनर यानी कि छोटा, लघु, और मेजर यानी कि बड़ा। तो यानी कि भग के पास दो ओष्ठ पाए जाते हैं, होंठ जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे? भग के ओष्ठ कहेंगे। अगर बड़े होंठ हैं, बड़े ओष्ठ हैं, तो उनको वृहद भगोष्ठ लेविया मेजोरा कहा जाएगा। और उसके अंदर की ओर क्या स्थित होते हैं? छोटे होंठ ओष्ठ स्थित होते हैं, जिन्हें लघु भगोष्ठ लेविया माइनोरा कहा जाता है। तो 3 जघन शैल, बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ। इसके बाद हमारे पास क्या होता है? पैघाण, पैघाण वेस्टिब्यूल, क्या नाम दिया गया है इसको? वेस्टिब्यूल। और 5वां जो सबसे एंड में होता है वो होता है हमारे पास भग शेफ, इसको क्लाइटोरिस कहा जाता है, क्लाइटोरिस कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हमने पांचों चीजें देखी हैं, पांचों संरचनाएं देखी हैं, जिनसे मिलकर कौन बना होता है? भग बना होता है। कौन कौन सी पांचों संरचनाएं? तो सबसे पहले देखा हमने जघन सेल मॉन्स प्यूबिस, उसके बाद देखा हमने बृहद भगोष्ठ, उसके बाद देखा हमने लघु भगोष्ठ, उसके बाद देखा हमने क्लाइटोरिस, और एक देखा हमने यहाँ पर क्या देखा था? पैघाण वेस्टिब्यूल। तो ये 5 संरचनाएं हैं जिनसे मिलकर कौन बनता है? भग बनता है, बल्ब बनता है। अब इन पांचों संरचनाओं का हम स्ट्रक्चर भी बनाएंगे ताकि समझने में आसानी हो, और सबको एक एक करके डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूं जघन सेल। पहली हेडिंग क्या है हमारे पास? जघन सेल, मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। तो ये हमारी पहली हेडिंग हो गई, मॉन्स प्यूबिस। अब देखिए, जो मादा के बाह्य जननांग हैं, मादा के जो बाह्य जननांग हैं, बाहर से दिखाई देने पर जो सभी जननांग हमें दिखाई दे रहे हैं, उनको सबको बल्ब कहते हैं, भग कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? श्रोणी वाले भाग में जो पहला पार्ट होता है वो हमें थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देता है, जो त्वचा से ढका हुआ होता है। तो क्या लिखूंगा मैं सबसे पहले इसके बारे में कि यह मादा जननांगों का, यह मादा जननांगों का उभरा हुआ, कैसा है? उभरा हुआ है। यहां पर क्या पाए जाएंगे? बसा में ऊतक पाए जाएंगे। तो यह मादा जननांगों का उभरा हुआ, बसा में ऊतकों से निर्मित, किससे बना हुआ है? तो बसा में ऊतकों से बना हुआ है। तो यह मादा जननांगों का उभरा हुआ, बसा में ऊतकों से निर्मित एवं त्वचा से ढका, त्वचा से ढका हुआ भाग है, जिस पर, अब देखिए सबसे पहली बात तो क्या? मादा जननांगों का बाहरी पार्ट है, बाहर से दिखाई देता है, और कैसा है? उभरा हुआ है। दूसरी बात, बसा में ऊतकों से बना हुआ है, और तीसरी बात, त्वचा से ढका हुआ भी है, जिस पर, अब यहां पर क्या पाए जाते हैं? कुछ रोम या बाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो जिस पर सघन बाल पाए जाते हैं, जिस पर सघन बाल पाए जाते हैं, जिन्हें प्यूबिक हेयर कहा जाता है, जिन्हें प्यूबिक हेयर कहा जाता है। क्या नाम दिया गया है इनको? प्यूबिक हेयर नाम दिया गया है। क्या कहा गया? प्यूबिक हेयर। कहाँ पाए जाते हैं? तो मॉन्स प्यूबिस पर। कहाँ पर? मॉन्स प्यूबिस पर। अभी चित्र के द्वारा समझेंगे ये कहाँ है संरचनाएं, कहाँ पर पाई जाएंगी, कहाँ पर नहीं। तो मैं साइड में क्या करता हूँ? चित्र भी बना देता हूँ। साइड में यहाँ पर हम क्या करते हैं? चित्र बना लेते हैं, डिटेल इधर लिखते चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आएगा हमारे पास लेविया मेजोरा। क्या बना दिया मैंने? लेविया मेजोरा। ये बना दिया मैंने लेविया मेजोरा। एक छोटा एक बड़ा हो गया, या फिर इसको रहने दें, उसको
थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये क्या है, लेविया मेजोरा। जब ये लेविया मेजोरा है तो इसके अंदर की साइड, या फिर इसको लेविया माइनोरा मान लो छोटा, तो इसके बाहर की साइड क्या बना दूं मैं, लेविया मेजोरा बना दूंगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेविया मेजोरा। क्या हो गया, लेविया मेजोरा। ठीक है। अब जो लेविया माइनोरा यानी कि छोटे वाले जो ओस्ट हैं, इनके ऊपर एक और संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इनके जॉइंट्स के स्थान पर एक ऐसी संरचना पाई जाती है जिसे क्लाइटोरिस कहते हैं। इसको क्या नाम दिया गया है, क्लाइटोरिस। तो 3 संरचनाएं, जो 5 टोटल संरचनाएं, उनमें से 3 मैंने बना दिया है। लेविया मेजोरा जो बड़ा है, लेविया माइनोरा जो छोटा है, ये है हमारे पास क्लाइटोरिस। इसके ऊपर का जो भी एरिया है, जो भी पार्ट है, ये लेग्स आ जाएंगे यहाँ पर। ये क्या आ जाएंगे, लेग्स आ जाएंगे, पैर। यहां पर योनि द्वार स्थित होगा। क्या स्थित होगा, योनि द्वार स्थित होगा। और यहां पर क्या स्थित होगा, ये है मूत्र मार्ग, यूरिथ्रा। ये क्या है, तो मैं यहां पर नाम लिख देता हूं, ये है मूत्र मार्ग, यूरिथ्रा। और मूत्र मार्ग के नीचे स्थित होता है यहां पर योनि द्वार। इसको क्या नाम देंगे हम, योनि द्वार नाम दिया जाता है। और ये जो एरिया है, इस पर रोम पाए जाते हैं, सघन बाल पाए जाते हैं। इस पर क्या पाए जाते हैं, सघन बाल पाए जाते हैं। तो इन बालों को कहा जाता है प्यूबिक हेयर, जबकि इस एरिया को नाम दिया गया है मॉन्स प्यूबिस। तो हमने क्या लिखा, जघन सेल मॉन्स प्यूबिस कि यह माता जननांगों का उभरा हुआ बसा में ऊतकों से निर्मित एवं त्वचा से ढका हुआ भाग है, जिस पर सघन बाल पाए जाते हैं। और बालों को क्या कहा जाएगा, प्यूबिक हेयर कहा जाएगा। इसके बाद अब चलते हैं हम दूसरी हेडिंग की तरफ। दूसरी हेडिंग क्या है, अब हम लेंगे बृहद भगोष्ठ को। इसको लेंगे, ये हमारे पास क्या है, बृहद भगोष्ठ। तो दूसरी हेडिंग बृहद भगोष्ठ, लेविया मेजोरा। क्या नाम देंगे, लेविया मेजोरा। तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे कि जो मॉन्स प्यूबिस है, इसके नीचे की ओर, मॉन्स प्यूबिस के नीचे की ओर 2 ओस्टनुमा संरचनाएं, होंठ के जैसे 2 ओस्टनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें लेविया मेजोरा कहा जाता है। तो इसमें लिखेंगे हम मॉन्स प्यूबिस के नीचे पाई जाने वाली, मॉन्स प्यूबिस के नीचे पाई जाने वाली मांसल एवं ओष्ठ के समान संरचना को बृहद भगोष्ठ कहते हैं, लेविया मेजोरा कहते हैं। अब यहां पर भी एक और बात क्या है कि इस पर भी यहां पर क्या हो सकते हैं, इस पर भी यहां पर रोम पाए जाते हैं। यहां पर क्या होंगे, इस पर भी बाल पाए जाते हैं, लेकिन कहां, इसकी बाहरी सतह पर। तो क्या लिखेंगे, इसकी केवल बाहरी सतह पर। किसकी, लेविया मेजोरा की, इसकी केवल बाहरी सतह पर बाल पाए जाते हैं। कहां पर, केवल और केवल बाहरी सतह पर। इसके बाद तीसरी हेडिंग है हमारे पास, ये चित्र भी आपको बनाना है, ये सारी डिटेल स्क्रीनशॉट लेते चलें। इसके बाद है हमारे पास लघु भगोष्ठ। क्या है, लघु भगोष्ठ, लेविया माइनोरा। इसको क्या नाम दिया गया है, लेविया माइनोरा। लेविया माइनोरा कहाँ है, तो ये जो बड़े ओष्ठ हैं उनके अंदर की ओर 2 छोटे ओष्ठ पाए जाते हैं। बृहद भगोष्ठ भी कितने हैं, 2 हैं। तो लघु भगोष्ठ भी कितने हैं, 2 हैं। जो मैंने डार्क कर दिए हैं, ये कौन है, लघु भगोष्ठ हैं। क्या लिखेंगे, छोटे ओष्ठ हैं। क्या लिखेंगे, छोटे ओष्ठ हैं, जो किसके द्वारा घिरे होंगे, लघु भगोष्ठ के द्वारा घिरे होंगे। किसके द्वारा घिरे होंगे, बृहद भगोष्ठ के द्वारा घिरे होंगे। और दूसरी बात, ये किसको घेरे होंगे, 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। किसको घेरते हैं और खुद किसके द्वारा घिरे होते हैं। किसको घेरते हैं, तो ये यूरिथ्रा और योनि द्वार को घेरते हैं।
यूरिथ्रा यानी मूत्र मार्ग और योनि द्वार को घेरते हैं। अब यूरिथ्रा और योनि द्वार ये दोनों जिस स्थान पर खुल रहे हैं, इस बीच वाले स्थान को कहते हैं हमारा जो पांचवा पार्ट है वेस्टिब्यूल, प्रघाण। प्रघाण कैसे कहेंगे? तो लेविया जो माइनोरा है इसके अंदर जो भी पार्ट स्थित है इसको कहेंगे हम प्रघाण, यानी कि ये वाला एरिया क्या कहलाएगा? प्रघाण। तो प्रघाण यानी कि वेस्टिब्यूल में कौन खुलते हैं? यूरिथ्रा यानी मूत्र मार्ग और योनि द्वार दोनों खुलते हैं। तो लेविया जो माइनोरा है ये लेविया मेजोरा द्वारा घिरी होती है, जबकि वेस्टिब्यूल को घेरती है। am I क्लियर? तो लघु भगुष्ठ में हम क्या लिखेंगे कि यह बृहद भगुष्ठ के अंदर की ओर, यह बृहद भगुष्ठ के अंदर की ओर स्थित, किसके अंदर? बृहद भगुष्ठ के अंदर। तो यह बृहद भगुष्ठ के अंदर की ओर स्थित छोटे ओष्ठ समान संरचनाएं हैं, छोटे ओष्ठ समान संरचनाएं हैं जो, या फिर ऐसे लिख देते हैं यहां तक बस खत्म काम। यह बृहद भगुष्ठ के अंदर की ओर स्थित छोटे ओष्ठ समान संरचनाएं हैं, या फिर मैं लिख सकता हूं जो वेस्टिब्यूल को घेरते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। यह प्रघाण को घेरते हैं, तो खुद घिरे होते हैं किससे? बृहद भगुष्ठ से, जबकि घेरते किसको हैं? वेस्टिब्यूल, प्रघाण को। तो ये होती है हमारी 3 हेडिंग यहाँ पर किसकी? भग वाले पार्ट की। चौथी हेडिंग लेते हैं, इससे पहले स्क्रीनशॉट लें, इसको छापें। हो गया? चलिए, तो भग क्या है? सभी बाह्य जननांग जो हैं वो सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? भग कहा जाता है। सभी मादा बाह्य जननांग जो भी हैं उन सबको मिलाकर के भग कहा जाता है, बल्ब कहा जाता है, जिसमें कि हमने किस किस को देखा? सबसे पहले तो मॉन्स प्यूबिस को देखा, जहाँ पर प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं। उसके बाद लेविया मेजोरा देखा, लेविया माइनोरा देखा। अब हम चल रहे हैं वेस्टिब्यूल की तरफ। कहाँ पर? वेस्टिब्यूल की तरफ। तो 4th हेडिंग आती है इसमें हमारी प्रघाण वेस्टिब्यूल। जहां पर भी आपको प्रघाण शब्द सुनाई दे या दिखाई दे, समझ जाना कुछ फूला हुआ भाग है। क्या है? कुछ फूला हुआ भाग है। जैसे एम्प्यूला भी एक फूला हुआ भाग है, छोटा सा। प्रघाण वेस्टिब्यूल, तो ये क्या है? यह लघु भगोष्ठों, यह लघु भगोष्ठों से घिरा हुआ भाग है। भाई बहुत सिंपल है भाग को याद करना। सबसे पहले क्या याद किया? मॉन्स प्यूबिस, उसके बाद बड़ा होंठ, उसके अंदर छोटा होंठ, छोटे होंठ के अंदर वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में कौन खुलते हैं? तो एक तो योनि द्वार खुलेगा और दूसरा मूत्र मार्ग खुलेगा, और इन दोनों के ऊपर कौन स्थित होगा? क्लाइटोरिस स्थित होगा। तो यह लघु भगोष्ठों से घिरा हुआ भाग है, जिसमें मूत्र मार्ग यानी कि यूरिथ्रा, मूत्र मार्ग को क्या कहते हैं हम? यूरिथ्रा, जिसमें मूत्र मार्ग एवं योनि अपने संगत द्वारों द्वारा खुलते हैं। क्या कहा? अपने संगत, यानी कि जो भी इनके द्वार हैं उनके द्वारा खुलते हैं। और इस योनि द्वार पर एक आवरण पाया जाता है जिसे हमने कहा था योनि छद, हाइमन कहा जाता है, जो कि अत्यधिक एक्सरसाइज, घुड़सवारी, टेम्पोन के प्रयोग करने से, टेम्पोन के बारे में आगे बात करेंगे, इनके प्रयोग से क्या होता है? ये फट सकता है। तो ये होता है हमारी 4th हेडिंग किसके बारे में? वेस्टिब्यूल के बारे में, जिसमें कौन खुलता है? यूरिथ्रा एंड मूत्र मार्ग। अब देखिए यहां पर एक चीज और क्लियर कर लें, क्या कि शिश्न के अंदर या नर के अंदर क्या होता है? मूत्र मार्ग और जनन मार्ग। क्या कहा? मूत्र जनन नलिका कहते हैं। वो शिश्न में दोनों नलियां एक ही होती हैं, यानी कि उसी मार्ग से मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है और उसी मार्ग से वीर्य का उत्सर्जन भी किया जाता है। तो नर में केवल एक ही नली पाई जाती है, जबकि मादाओं में 2 अलग अलग नलियां हैं। किसके लिए? ये है यूरिथ्रा, मूत्र मार्ग के उत्सर्जन के लिए। किसके लिए? मूत्र मार्ग के उत्सर्जन के लिए है। और ये क्या है? ये योनि द्वार है। ये क्या है? योनि का द्वार है। योनि क्या है? योनि वो है जहां से जन्मनाल विकसित होगी, या जन्मनाल को बनाने में कौन भाग लेता है? योनि भाग लेती है। तो अब हम चलते हैं हमारे 5वें पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट क्या है इसमें? क्लाइटोरिस, भग सैफ।
क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या है? ये क्या थे? ये संरचना जो है इसको हम कहते हैं क्लाइटोरिस। तो किसके ऊपर स्थित होगी? यहां पर तो थे बृहद भगोष्ठ और ये है हमारे लघु भगोष्ठ। तो लघु भगोष्ठों के ऊपर एक संरचना पाई जाती है, उंगली के समान होती है, छोटी सी उंगली जैसी संरचना होती है, जिसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? यह मॉन्स प्यूबिस के नीचे है, यह मॉन्स प्यूबिस के नीचे एवं लघु भगोष्ठों के ऊपरी कोनों। कहाँ? मॉन्स प्यूबिस के नीचे है, लेकिन लघु भगोष्ठों के ऊपरी कोनों। तो यह मॉन्स प्यूबिस के नीचे तथा लघु भगोष्ठों के ऊपरी कोनों पर स्थित या पाया जाने वाला एक संवेदी अंग है। यह मॉन्स प्यूबिस के नीचे तथा लघु भगोष्ठों में ऊपरी कोनों पर पाया जाने वाला एक संवेदी अंग है, यानी कि एक संवेदांग है, जो कैसा होता है? सूक्ष्म उंगली के समान, जो उंगली समान संरचना है। कैसी संरचना है? उंगली के समान, मतलब इतनी बड़ी नहीं होती, सूक्ष्म संरचना होती है, लेकिन उंगली जैसी होती है, तो उंगली समान संरचना है। अब देखिए, इसे जैसे कि नर में संवेदांग के रूप में श्वसन हो सकता है या श्वसन संवेदांग के रूप में काम करता है, इसी प्रकार से ये क्या है? ये भी संवेदांग के रूप में काम करता है। किसमें? मादाओं में। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको नर के श्वसन के संजात अंग कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसा काम कर रहे हैं। किसके लिए? संवेदना के लिए। तो क्या लिखेंगे? इसे नर के श्वसन के संजात अंग माना जाता है। संवेदी अंग से क्या मतलब है? तो बेटा इसको छूने से क्या होता है? मादाओं में मैथुन इच्छा तीव्र हो जाती है, इसलिए इसको संवेदांग कहा जाता है। तो इसे नर के श्वसन के संजात अंग माना जाता है। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मादाओं में पाया जाने वाला नर के श्वसन के संजात अंग कौन है? मादाओं में पाया जाने वाला नर के श्वसन के संजात समान अंग कौन सा है? तो काम दोनों का क्या है? एक संवेदी अंग के रूप में। दोनों से क्या हो सकता है? मैथुन इच्छा तीव्र हो सकती है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है? संवेदांग। तो इसे नर के श्वसन के रूप में या नर के श्वसन के संजात अंग माना जाता है। अब क्या लिखेंगे कि इस क्लाइटोरिस के नीचे कौन स्थित होता है? यूरिथ्रा, मूत्रमार्ग स्थित होता है, जबकि मूत्रमार्ग के नीचे योनि द्वार स्थित होता है। तो क्लाइटोरिस के नीचे कौन स्थित होगा? मूत्रमार्ग स्थित होता है, एवं मूत्रमार्ग के नीचे कौन स्थित होता है? योनि द्वार, वैजाइना की ओपनिंग, योनि द्वार स्थित होता है। और ये तो क्या है बेटा? ये है गुदा द्वार एनस। ये क्या है? गुदा द्वार एनस। इसके बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? इसके बारे में हम पढ़ते हैं पाचन तंत्र के अंतर्गत। कहाँ पढ़ते हैं? पाचन तंत्र। तो ये है हमारा आज का, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, लगभग कितने मिनट का हो गया? 40 मिनट का है। तो आज के इस वीडियो में हमने किसके बारे में बात की है? सबसे पहले तो हमने बात की योनि के बारे में, और योनि के बाद हमने बात की है भग के बारे में। ठीक है, तो भग में 5 संरचनाएं शामिल की जाती हैं, सम्मिलित हैं, जिन 5 संरचना को मिलाकर ही इसको नाम दिया जाता है भग। अब इसके नाम याद करना थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन वैसे तो ज़्यादा कठिन नहीं है, और अगर चित्र याद है तो चित्र से सारी डिटेल याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहें, वीडियोस को लाइक करते रहें, और आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी भेजें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।